This video is for educational and knowledge purposes only. अमित तिवारी के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो अभी अभी शराब की पूरी बोतल खरीद कर बिना पानी या सोडा मिलाए पी चुका था। उसने कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं लिया, जबकि ठेके के पास ही नमकीन बेचने की दुकान थी। पूरी शराब सीधे पी लेने के कारण उस पर गहरा नशा चढ़ चुका था। वो सड़क पर ठीक से नहीं चल पा रहा था और लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन एक बिजली के खंबे का सहारा लेकर खुद को थोड़ी देर के लिए संभाल लिया। कुछ देर बाद वो लड़खड़ाते हुए पैदल ही घर की ओर चलने लगा। उसका शरीर डगमगा रहा था और वो झूमते हुए आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो गुनगुनाने भी लगा था। रात के करीब 11:45 बजे वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन हल्का सा धक्का देने पर वो खुल गया। अंदर एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। अमित लड़खड़ाते कदमों से अपने बिस्तर की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर पलंग पर सो रही शिल्पा पर पड़ी। शिल्पा उसकी चचेरी बहन थी, लेकिन इस समय वो उसके साथ प्रेम संबंध में थी और गहरी नींद में सो रही थी। नींद में होने के कारण उसके कपड़े ठीक से नहीं थे। उसकी सलवार घुटनों तक ऊपर खिसक गई थी और उसके पैर पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। उसका कुर्ता भी पेट से ऊपर तक सरक गया था। उसका पेट भरा और साफ दिख रहा था और उसकी नाभि भी इतनी सुंदर थी कि नशे की हालत में भी अमित की नजरें हट नहीं रही थीं। शराब पीने के बाद ज्यादातर आदमियों के मन में जिस शारीरिक सुख की चाहत जगती है, वही भावना अमित के अंदर भी जाग चुकी थी। फर्क बस इतना था कि यहां वो सुख उसे पास में ही मिलता दिखाई दे रहा था। अमित का शरीर और मन दोनों उत्तेजित हो चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए शिल्पा के पास गया और उसके पास लेट गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचा। शिल्पा थोड़ी सी हिली, आंखें थोड़ी खुलीं और फिर बंद हो गईं। वो भी आधी नींद में उसके पास सिमट गई और उसके गले में अपनी बाहें डाल दीं। उसकी गर्म सांसें अमित के सीने से टकराईं तो उसका मन और भी बेचैन हो गया। उसने शिल्पा को बाहों में भर लिया और उसके साथ रात बिताई। फिर दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह जब अमित की आंख खुली तो 10:30 बज चुके थे। वो उठने ही वाला था कि बाहर से आवाज आई, चाय, गरम चाय। उसने नजर उठाकर देखा, शिल्पा उसके सामने चाय का कप लेकर खड़ी थी। अमित ने हाथ बढ़ाकर चाय ले ली। शिल्पा मुस्कुराते हुए सामने बैठ गई। अमित ने उसे गौर से देखा। शिल्पा नहा चुकी थी। उसके लंबे और घने बालों से अब भी पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने साफ सुथरा गुलाबी सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। अमित ने चाय का घूंट लिया, जो काफी स्वादिष्ट लगी। एक ही घूंट से उसे ताजगी महसूस होने लगी। शिल्पा उसके सामने मुस्कुराते हुए बैठी थी, लेकिन अमित कहीं खोया हुआ था। शिल्पा ने ध्यान खींचने के लिए उसके सामने चुटकी बजाई। अमित ने होश में आकर सिर हिलाया और अपनी उलझी सोच से बाहर निकला। शिल्पा ने प्यार से समझाया कि अब वो बाहर से शराब पीकर ना आया करे, बल्कि अगर कभी पीनी भी हो तो घर पर ही पी लिया करे। वो पिछले कुछ महीनों से देख रही थी कि अमित की शराब पीने की आदत बढ़ गई थी। अमित ने उसकी बात मान ली और उसे भरोसा दिलाया कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। उसने शिल्पा के चेहरे को प्यार से देखा और उसे चूम लिया। शिल्पा ने भी उसे गले लगाते हुए भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, हर अच्छे बुरे समय में। फिर वो उठ गई और बोली कि अब वो उसके लिए नाश्ता तैयार करेगी। अमित ने भी कहा कि अब उसे भूख लगने लगी है। वो शिल्पा की बाहों से निकलते हुए खड़ा हुआ, टॉवेल उठाया और बाथरूम की ओर चला गया। 26 जनवरी 2025 की सुबह थी। पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में था, लेकिन उसी सुबह करीब 4 से सवा 4 बजे के बीच पुलिस कंट्रोल रूम में एक चौंकाने वाली खबर आई। सूचना दी गई कि गाजीपुर के आईएफसी पेपर मार्केट के पास शिवाजी रोड और अंबेडकर चौक के बीच एक खाली जगह पर कूड़े के ढेर में एक जला हुआ सूटकेस पड़ा है, जिसमें किसी की लाश दिख रही है। यह खबर तुरंत पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर थाने तक पहुंची। वहां के एसएचओ निर्मल झा अपनी टीम के साथ तुरंत बताए गए पते पर रवाना हो गए। जब वे मौके पर पहुंचे, तब तक वहां काफी भीड़ जुट चुकी थी। सुबह की रोशनी पूरी तरह नहीं फैली थी, लेकिन जिसने भी सबसे पहले वो सूटकेस देखा था, उसने ये खबर आसपास फैलाती थी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर वहां जमा हो गए थे। हर कोई यही जानना चाहता था कि ये सूटकेस वहां कूड़े के ढेर में कौन छोड़ गया। क्या उसी ने उसमें आग लगाई? और उसमें जो लाश मिली है वो आखिर किसकी है? पुलिस ने मौके पर मौजूद भीड़ को पीछे हटाया ताकि जांच सही तरीके से की जा सके। एसएचओ निर्मल झा खुद उस सूटकेस के पास पहुंचे जो पूरी तरह से जल चुका था।
सूटकेस के स्टील के हैंडल अब भी साफ दिख रहे थे क्योंकि वे आग में नहीं जले थे। सूटकेस के अंदर एक लाश थी जो बुरी तरह से जलकर काली पड़ चुकी थी। उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन देखने से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी युवती की लाश थी। उसे जबरदस्ती सूटकेस में ठूसा गया था और वो अब भी उसी अवस्था में थी। निर्मल झा ने आसपास ध्यान से जांच की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे मृत युवती की पहचान हो सके या ये पता चल सके कि ये काम किसने किया। हालांकि पुलिस को हमेशा सिखाया जाता है कि कभी-कभी उम्मीद की किरण राख के ढेर में भी मिल सकती है। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उन्हें भरोसा हुआ कि शायद इस कैमरे में उस व्यक्ति की तस्वीर मिल जाए जिसने ये सूटकेस वहां फेंका था। उन्होंने तुरंत पूरी स्थिति की जानकारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अभिषेक धानिया को दी और फिर फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया ताकि जांच में तकनीकी मदद मिल सके। कुछ ही देर में डीसीपी अभिषेक धानिया घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएचओ निर्मल झा ने उन्हें सलामी दी और वो सूटकेस दिखाया जो कचरे के ढेर पर फेंका गया था और जिसे जलाने की कोशिश की गई थी। डीसीपी ने जले हुए सूटकेस और उसमें मिली लाश को ध्यान से देखा। लाश किसी युवती की लग रही थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। घटना को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि युवती की हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की हो सकती है जो उसके बहुत करीब था, जैसे उसका पति या प्रेमी। अक्सर ऐसे मामलों में करीबी रिश्तों से जुड़े लोग ही शामिल होते हैं, खासकर तब जब किसी महिला से छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। एसएचओ निर्मल झा ने भी यही राय दी कि हत्या के बाद लाश को सूटकेस में भरकर किसी सुनसान जगह पर लाकर जलाया गया ताकि पहचान न हो सके। उनका मानना था कि ऐसा करने वाला व्यक्ति आसपास का ही होगा। जब डीसीपी ने उनसे पूछा कि ऐसा अनुमान उन्होंने किस आधार पर लगाया, तो एसएचओ ने बताया कि 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी होती है। 2 दिन पहले से ही हर नाके और बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में कोई व्यक्ति दूर से लाश लेकर यहां आना आसान नहीं होता, इसलिए संभव है कि हत्यारा यहीं का हो। डीसीपी ने एसएचओ की सोच की सराहना की और निर्देश दिया कि फोरेंसिक टीम से जांच करवाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जाए। साथ ही उन्होंने इस कठिन केस की जिम्मेदारी एसएचओ निर्मल झा को सौंपी और सहायता के लिए स्पेशल स्टाफ भी देने का फैसला किया। अब एसएचओ का लक्ष्य हत्यारे का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करना था। एसएचओ निर्मल झा ने भरोसे के साथ कहा कि वे डीसीपी के विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। डीसीपी अभिषेक धानिया ने कुछ जरूरी निर्देश दिए और फिर वहां से रवाना हो गए। उसी समय फोरेंसिक टीम भी मौके पर जांच में जुटी हुई थी। इधर निर्मल झा भीड़ के पास पहुंचे और लोगों से पूछा कि क्या किसी ने इस सूटकेस को वहां फेंकते हुए देखा है। भीड़ में से किसी ने भी ऐसा होते नहीं देखा था, इसलिए सभी ने मना कर दिया। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सामने आया और बताया कि ये सूटकेस रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच वहां लाया गया और जलाया गया। निर्मल झा ने उससे पूछा कि वो ये बात किस आधार पर कह रहा है। उस व्यक्ति ने बताया कि वो रात में पेशाब के लिए उठा था, उसका टॉयलेट छत पर था। जब वो ऊपर गया तो उसने देखा कि कूड़े के ढेर पर कुछ जल रहा है। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं, जिससे अंदाजा हुआ कि आग हाल ही में लगाई गई थी। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां कूड़े में आग लगना आम बात थी। यही सोचकर वो नीचे चला गया और फिर सो गया। सुबह जब कॉलोनी में यह खबर फैली कि कूड़े में जलते सूटकेस से लाश मिली है, तो वो देखने आ गया। जब एसएचओ ने पूछा कि क्या उसने उस समय घड़ी देखी थी, तो उस व्यक्ति ने बताया कि नीचे लौटने के बाद उसने मोबाइल में समय देखा था और तब 2 बजने में करीब 10 मिनट बाकी थे। इससे ये साफ हो गया कि सूटकेस रात को 1:30 बजे के बाद ही फेंका और जलाया गया था। उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि उसकी बात सही है। एसएचओ निर्मल झा ने कहा कि इसकी पुष्टि जांच के बाद हो जाएगी। फोरेंसिक टीम अपना काम पूरा कर चुकी थी और सूटकेस सहित लाश को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मॉर्चरी में भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक सिपाही का पहरा लगा दिया और वापस थाना गाजीपुर लौट आए। थाने में इस मामले को ब्लाइंड मर्डर केस के रूप में दर्ज किया गया और डीसीपी अभिषेक धानिया के निर्देश पर पुलिस टीम ने पूरी तरह से मामले पर काम करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। रात 1 से 2 बजे के बीच जो वाहन गुजरे थे उन पर ध्यान दिया गया। इसमें बड़े वाहन नहीं थे, बल्कि कुछ स्कूटर और कारें नजर आए। पुलिस टीम ने कारों पर फोकस किया और उन कारों के नंबरों को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक से नोट किया।
फिर इन कारों के मालिकों का पता किया और उनकी जांच शुरू की। ज्यादातर मालिकों के बारे में कोई संदिग्ध जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक कार के मालिक ने बताया कि उसने अपनी हुंडई वर्ना कार अमित तिवारी को बेच दी थी, जो अब इसे कैब के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने इस अमित तिवारी के बारे में जानकारी ली और उसका पता खोज निकाला। ये पता पुलिस टीम के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस जगह पर सूटकेस को जलाया गया था वो खोड़ा रोड, गाजीपुर था। टीम ने तुरंत उस पते पर जाकर अमित तिवारी को ढूंढने की कोशिश की। जब वे वहां पहुंचे तो अमित तिवारी अपने बैग पैक कर रहा था और कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को दरवाजे पर देखकर वो घबराया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अमित पुलिस को देखकर डर गया और कांपते हुए बोला, आप? एसएचओ निर्मल झा मुस्कुराए और कहा, हाँ हम। कहाँ भागने की तैयारी हो रही है अमित तिवारी? अमित घबराते हुए बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं तिवारी। रात को तुमने जिस सूटकेस में अपनी प्रेमिका की लाश गाजीपुर की पेपर मार्केट के पास जलाई थी, ये भी हमें मालूम है। अब तुम चुपचाप थाने चलो, बाकी पूछताछ वहीं कर लेंगे। अमित ने डरते हुए कहा, मैंने किसी सूटकेस को नहीं जलाया, मैं तो कल रात अपने कमरे में ही सो रहा था। फिर तुम्हारी हुंडई वर्ना कार रात 1:30 बजे पेपर मार्केट गाजीपुर कौन चला कर ले गया था? अमित हकलाते हुए बोला, मैं नहीं जानता सर। इसके बाद एसएचओ ने इशारा किया और पुलिस टीम ने अमित तिवारी को पकड़ लिया। वो चीखते हुए कहता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे बिना ध्यान दिए थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की। अंत में अमित ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि उसने शिल्पा की हत्या की थी। अमित रोते हुए बोला, सर मैंने शिल्पा को कभी दिल से नहीं चाहा, वो मुझ पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। शनिवार को रात 8:30 बजे हमारा झगड़ा हुआ और गुस्से में मैंने उसका गला दबाकर मार डाला। शिल्पा के परिवार के लोग गुजरात में रहते थे और वो नवंबर 2024 में अपने घर से भागकर उसके पास आई थी। जब श्री झा ने पूछा कि शिल्पा की लाश को सूटकेस में रखने का आइडिया किसने दिया, तो अमित ने बताया कि ये आइडिया उसके दोस्त अनुज का था। उसने बताया कि शिल्पा की हत्या करने के बाद उसने अपने दोस्त से मदद मांगी थी और अनुज ने उसे लाश को सूटकेस में डालकर कैब से ले जाकर किसी नदी में फेंकने का सुझाव दिया था। अमित के पास एक बड़ा सूटकेस था जिसमें उसने अपनी प्रेमिका की लाश रखी। वो और उसके दोस्त अनुज ने मिलकर ये काम किया था। सबसे पहले उन्होंने कैब से यूपी बॉर्डर तक की रेकी की, लेकिन 26 जनवरी के चलते वहां बहुत सख्त चेकिंग हो रही थी। उनकी वैन की 2 बार चेकिंग हुई, जिससे वो घबराए और उन्हें डर था कि अगर पुलिस को सूटकेस मिल गया तो वो फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने दूर जाने का प्लान बदल दिया। रात के करीब 1 बजे उन्होंने सूटकेस को कैब के डिक्की में रखकर गाजीपुर की पेपर मार्केट की तरफ गए। वहां एक पेट्रोल पंप से 160 रुपए का डीजल बोतल में भरवाया। फिर वे गाजीपुर के शिवाजी रोड और खोड़ा रोड के पास पहुंचे, जहां आईएफसी पेपर मार्केट के पास कूड़े का ढेर था। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। उन्होंने सूटकेस को कूड़े के ढेर पर रखा, ऊपर घास और फूंस डालकर उस पर डीजल डाला और आग लगा दी। जब आग की लपटें उठने लगीं तो वो कैब लेकर वहां से भाग गए। अनुज रात में अपने घर चला गया और अमित सो गया। अगले दिन अमित ने प्रयागराज भागने की सोची, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अमित से अनुज का पता पूछा तो उसने बताया कि अनुज का घर D162 करण विहार खोड़ा कॉलोनी में है। पुलिस ने वहां दबिश दी और अनुज को उसके घर से पकड़कर थाने लाया। अनुज की उम्र 22 साल थी। उसके पिता गांव में रहते थे और वो वेल्डिंग का काम करता था, कभी कभी कैब भी चला लेता था। शिल्पा अमित से 3 साल बड़ी थी। अमित 22 साल का था और शिल्पा 25 साल की थी। पुलिस ने अनुज के परिवार को हत्या की जानकारी दी और उन्हें गाजीपुर थाने आने को कहा। शिल्पा की लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद उसे उसके परिवार को सौंपना जरूरी था। अमित तिवारी और अनुज शर्मा उर्फ भोला को डीसीपी अभिषेक धानिया के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने 24 घंटे में इस ब्लाइंड केस को हल करने के लिए गाजीपुर थाने की एसएचओ निर्मल झा और स्पेशल पुलिस स्टाफ की सराहना की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीसीपी ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। इस कहानी के लिखे जाने तक पुलिस आगे की कार्रवाई में व्यस्त थी।